सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बात करने वाले। सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सब कुछ आपको मशीन लर्निंग के अंदर जो भी टॉपिक के रिगार्डिंग होगा, आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता होगी और आप इसका आंसर कर पाएंगे और आप अपने थ्योरी पेपर के हिसाब से भी कर पाओगे। और वैसे भी अगर आपको मशीन लर्निंग के बारे में जानना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे क्या। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टास्क, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे। चार। फिर आता है हमारा सेकंड चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट लर्निंग आएगा। थर्ड आएगा इन्फॉर्मेशन थ्योरी और फोर्थ आएगा डिसीजन थ्योरी। ये आएगा हमारा चैप्टर 1 में। फिर आता है सेकंड चैप्टर जो कि है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम और सुपरवाइज लर्निंग, जिसके अंदर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, केएनएन, डिसीजन ट्री और कैटेगरीज ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग के ऊपर बात करेंगे सेकंड चैप्टर में। थर्ड आता है हमारा अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। उसके अंदर हम री लर्निंग के ऊपर बात करेंगे और कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, जो कि हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में उसके ऊपर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में बात करेंगे। फिर आता है हमारा फोर्थ चैप्टर जो कि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, जिसके अंदर स्टेप्स इन मॉडल प्रेडिक्शन होगा, मैट्रिक्स ऑफ डेटा एनालिसिस होगा, एट्रीब्यूट रिडक्शन होगा और हमारा होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये हमारा चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 है मॉडल डेवलपमेंट, जिसके अंदर आएगा मॉडल विजुअलाइजेशन, मॉडल कंपैरिजन टेस्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, डिसीजन ट्री जो कि ID3, C4.3 और कार्ट। ये सब हम जानेंगे मॉडल डेवलपमेंट में। फिर आता है हमारा ANN, यानी कि इसका नाम है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिंगल लेयर एंड मल्टी लेयर परसेप्शन, नियरेस्ट नेबर्स, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डायमेंशन रिडक्शन, रिसर्च एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सब हम जानने वाले हैं इन पूरे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड इट्स टाइप। तो व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सो दे कैन लर्न फ्रॉम डेटा, ठीक है। ये मशीन लर्निंग के अंदर जो मशीन है वो डेटा से लर्न करेगी, ना कि आपको मैन्युअली टाइप करके उसको प्रोग्राम करना है, ठीक है। मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम से नहीं, अपने डेटा बिहेवियर से जाके सीखेगी, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग के लिए एक इन्होंने डेफिनेशन दी, जबकि मैंने ये ऑल दो ये सब कुछ कवर कर रखा है, पर मैं आपको ये शॉर्ट में सब कुछ बताने वाला हूँ। एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस सी विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी एंड सम परफॉर्मेंस मेजर्स पी इफ इट्स परफॉर्मेंस ऑन टी एज मेजर बाय पी इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस सी, ठीक है। तो बेसिकली ये इंजीनियरिंग टर्म के अंदर ये एक अलग डिफाइन की गई थी, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये था। फिर आता है हमारा, आप देख सकते हो ये है हमारा एक्सपीरियंस, ये T4 टास्क, P4 परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर हम एक्सपीरियंस को प्रोसेस करें और उसको मेजर करें, उसको मेजर करने के लिए है हमारा परफॉर्मेंस, और ये है इंप्रूव करने का एक्सपीरियंस। तो ये है हमारा एक मैंने एक चार्ट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करी है। इसको कहते हैं ETP। ETP मतलब एक्सपीरियंस, टास्क, परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, एक्सपीरियंस के अंदर क्या है, हैविंग लेबल डाटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेल फीमेल एक्सेट्रा, और इसमें एक्सपीरियंस में लगेगा हमारा सुपरवाइज लर्निंग। जबकि टी क्या, टास्क जिसमें प्रोसेसिंग होगा और क्लासिफिकेशन और डिग्रेशन टेक्निक यूज होगी। पी क्या है, मेजरिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका है, जिसके अंदर एक्यूरेसी, प्रोसेसन, प्रिसेशन और रिकॉल के ऊपर बात होगी, ठीक है। ये था हमारा ETP। फिर आता है एग्जांपल 1, क्लास ऑफ ML एनालिसिस। तो इसमें आता है टिपिकल कस्टमर एडमिन इंस्ट्रक्टर, ठीक है। ठीक है, ये डेटाबेस का एक एग्जांपल लिया गया है कि करंट स्टूडेंट रजिस्टर्ड, बेसिक पैरामीटर, हाइट, वेट, बेसिक क्लासिफिकेशन। तो ये एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ। इसमें गोल क्या है, हमारा गोल है कि डिसाइड वेदर स्टूडेंट इज फेल और पास, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल के तौर पे हमें एक टारगेट बनाना है कि इसको स्टूडेंट पास होता है कि फेल, इन सब जो हमारे पास ये है एट्रीब्यूट उसके हिसाब से, ठीक है। अब आता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में है कि डेटा और अगर प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालेंगे तो एक आउटपुट निकल के आएगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम किया है। लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर हमारा डेटा जरूर है और साथ में जो प्रीवियस आउटपुट है उससे कंप्यूटर नई चीज सीखता है और वो मशीन लर्निंग के जरिए प्रोग्राम बनाता है। तो ये है हमारा मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्क। अब आता है वाई मशीन लर्निंग विदाउट ML। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ स्पैम फिल्टरिंग। देखिए, स्पैम फिल्टरिंग का क्या है, अगर आप जीमेल के इनबॉक्स में जाओगे तो वहां पे एक स्पैम का फोल्डर होता है। उस स्पैम के फोल्डर में कैसे पता कि ये जो हमारा मेल है ये स्पैम में जाना चाहिए नहीं, तो उसके लिए हमें ML की टेक्निक यूज करती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उससे ML सीखता रहता है और डे बाय डे उसको स्पैम फिल्टर में डालेगा अगले अगले हमारे नए मील पे आने पे। अब क्या है कि अगर हम विदाउट ML ये सब करेंगे तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी लुक हाउ स्पैम टिपिकली लुक्स लाइक सच एज फॉर यू क्रेडिट कार्ड एंड फ्री एंड अमेजिंग। अगर हमारे मेल में लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि ये स्पैम फोल्डर में जाना चाहिए। देन वी राइट ए डिटेक्शन एल्गोरिथम फॉर ईच पैटर्न एंड फ्लैग इफ पैटर्न इज डिटेक्टेड। अगर कोई पैटर्न हमें दिखता है उस मेल के अंदर तो हमें लगता है ये फ्लैग्ड है, फ्लैग करके उसको हम
उसमें डाल देंगे वी टेस्ट आवर प्रोग्राम एंड रिपीट स्टेप एंड 1 and 2 अंटिल इज गुड इनफ। ठीक है, तो एक मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, ठीक है, फिर उसके लिए रूल्स लिखते हैं, ठीक है, प्रोग्रामेटिकली, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं। अगर उसमें एरर आता है तो वापस से प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, फिर नए रूल्स लिखेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे। ऐसे करते इटरेटिव प्रोसेस है, फिर लास्ट में जाके लॉन्च कर देंगे। ये है विदाउट एमएल। अब ये एमएल से कैसे ये चीज आसान हो जाएगी, देखिए एमएल टेक्निक्स ऑटोमेटिकली लर्न विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर गुड predictor of spam by detecting usually frequent pattern of words in the spam example compared to the ham example. The program is much shorter, easier to maintain and most likely more accurate. अब इसके अंदर क्या है कि हमारा जो एमएल के हिसाब से क्या होगा, प्रॉब्लम को स्टडी किया, यहाँ पे क्या है एक चीज है जो कि यहाँ पे हमारा ट्रेन एमएल एल्गोरिथम यूज होता है। ट्रेन एमएल एल्गोरिथम क्या है, कोई डेटा से हम एमएल को ट्रेन करते हैं, फिर इवेल्युएट पे जाते हैं, अगर उसमें एनालाइज आता है तो वापस से ये इटरेटिव चलता रहता है, लास्ट में जाके लॉन्च होता है। तो ये क्या, ये हमेशा नए नए डेटा के ऊपर आता रहेगा और ये ट्रेन एमएल एल्गोरिथम यूज करता रहेगा। तो ये है हमारा विद एमएल से अप्रोच, ठीक है। और ये क्या चीज है मैं आपको बता दूं, जो ये डाटा है, डाटा से ट्रेन एमएल एल्गोरिथम, एमएल एल्गोरिथम में इवेल्युएट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद लॉन्च। अगर उसके अंदर कुछ अपडेट करना तो फिर अपडेट, फिर नया डेटा आएगा और फिर से ट्रेन एमएल। तो ये सब कुछ ऑटोमेटेड होता रहेगा। तो ये फर्क है विद एमएल और विदाउट एमएल, ठीक है। वहां पे हमें एक रूल्स लिखने पड़ रहे हैं, रूल्स बेसिकली हमारे प्रोग्राम में लिखना पड़ रहा है, ये है प्रोग्राम, ठीक है। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच और मशीन लर्निंग अप्रोच में फर्क। अब क्या है, एमएल एल्गोरिथम कैन बी इंस्पेक्टेड टू सी व्हेन व्हाट हैज बीन लर्न, फॉर इंस्टेंस once the spam filter has been trained on enough spam, it can easily be inspected to reveal the list of words and combination of words that it believes are the best predictors of spam. Moreover, if spammers notice that all their emails containing for you are blocked, अगर उसके अंदर मेल के अंदर for you जैसे कीवर्ड आ रहे हैं, अगर वो ब्लॉक्ड हो गए हैं तो वो दे माइट स्टार्ट राइटिंग for you, ठीक है। तो अब इनने क्या करा, अगर कंपनी को पता चल गया है कि हमारे स्पैम फोल्डर में जा रहा है, तो अगली बार उन्होंने for you ना लिख के ऐसे करके for you लिखा है। तो इसको भी अब मशीन समझ जाएगी कि ये शायद उसी से मिलता जुलता वर्ड है। तो स्पैम फिल्टरिंग यूजिंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग टेक्निक वुड नीड टू बी अपडेटेड टू फ्लैग फॉर यू। ये हमें ट्रेडिशनली प्रोग्राम में डालना पड़ेगा अगर हम प्रोग्रामिंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं। इफ स्पैमर कीप वर्किंग अराउंड स्पैम फिल्टर यू विल नीड टू कीप राइटिंग न्यू रूल्स फॉर एवर, ठीक है। प्रोग्राम में हमें हमेशा टाइप करता है। पर ये क्या है, अगर मशीन लर्निंग अगर इससे डेटा से समझ जाएगी ना मिलता जुलता वर्ड है, तो वो इसको स्पैम में डालेगी। द एग्जाम्पल दैट द सिस्टम यूज टू लर्न आर कॉल्ड ट्रेनिंग सेट, ठीक है। Each training example is called a training instance. In this case, the task T is to flag spam for new emails. The experience C is the training data and the performance measures P needs to be defined. For example, यू कैन सी द रेशियो ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड मेल्स, ठीक है। तो हमें के क्लासिफाइड मेल्स हम क्लासिफाई कर देंगे कि ये स्पैम फोल्डर के ये इनबॉक्स में जाने चाहिए। तो ये सब कुछ हम एमएल के जरिए आसान कर सकते हैं। द पर्टिकुलरली परफॉर्म्स मेजर इज कॉल्ड एक्यूरेसी एंड इज ऑफन यूज इन क्लासिफिकेशन टास्क। समटाइम्स दिस विल रिवील अनसस्पेक्टेड कोरिलेशन और न्यू ट्रेंड्स एंड देयर बाय लेड टू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। Another area where machine learning science is for problem that either are too complex for traditional approach or have no known algorithm. For example, ठीक है, देख बेसिकली क्या है कि एमएल के अंदर अगर हमारे पास कोई एल्गोरिथम यूज में नहीं है, अप्रोच हम पे नहीं है, तो हमारे पे एक ही ऑप्शन बचता है ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए हमें अगर बिग डेटा मिले ना, तो मशीन लर्निंग से बहुत ही ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर स्पीच रिकॉग्निशन। अब इसमें एक एग्जांपल देते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन, अगर हम कहते हैं से यू वांट टू स्टार्ट ए सिंपल राइट ए प्रोग्राम कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश द वर्ड वन एंड टू। अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना है कि हमें बस ये डिस्टिंग्विश करना है कि वन और टू को अलग स्पीच रिकॉग्निशन में पकड़े। पर ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि यू माइट नोटिस द वर्ड टू स्टार्ट विद ए हाई पिच साउंड टी, so you could hard code an algorithm that measure high pitch sound intensity and use that to distinguish ones and twos, ठीक है। Obviously, this technique will not scale to thousands of words spoken by millions of very different words in noisy environment and dozens of language। तो देखिए बहुत सारे वर्ड्स ना मिक्स होके आएंगे, क्योंकि हम जब उसको स्पीच रिकॉग्निशन को यूज करेंगे तो वो जरूर नहीं है कि आपका वर्ड कैच कर पाए अगर हम प्रोग्राम में हाई पिच साउंड के लिए लिखते हैं। तो इसलिए क्या द बेस्ट सॉल्यूशन एट लीस्ट टुडे इज टू राइट एन एल्गोरिथम दैट लर्न्स बाय इटसेल्फ गिवन मैनी एग्जांपल रिकॉर्डिंग फॉर ईच वर्ड। तो हम उसको बहुत सारा डेटा को ट्रेन कर देंगे कि ऐसे ऐसे वर्ड आए, तो वो डेटा को समझ जाएगा, उसके बेसिक पे खुद डिसीजन लेगा। तो ये फायदा है हमारा एमएल यूज करने का, ठीक है।
तो क्या है, अब मैं आपको पूरा बताता हूँ। अप्लाई एमएल टेक्निक टू डिग इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन हेल्प डिस्कवर पैटर्न दैट वर नॉट इमीडिएट अपेरेंट, दिस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। अगर कोई पैटर्न दिखता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से और उससे हम नए डिसीजन पे नए डेटा से एक डिसीजन दे पाते हैं, तो उसको कहते हैं डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग में क्या है, लोड्स ऑफ डेटा, डाटा बहुत ज्यादा होगा, उससे हम ट्रेन करेंगे अपनी एमएल एल्गोरिथम को, उससे सॉल्यूशन देंगे, फिर उस सॉल्यूशन का इंस्पेक्ट करेंगे। अगर अंडरस्टैंड प्रॉब्लम बेटर, उससे अगर प्रॉब्लम बेटर हो जाए तो उसको इटरेट करेंगे जब तक वो प्रॉब्लम को वापस से सही नहीं करा। तो ऐसे करते करते ये चलता रहेगा और एक टाइम पे मशीन अच्छे से सीख जाएगी। अब आता है कि नो ह्यूमन एक्सपर्ट्स। नो ह्यूमन एक्सपर्ट, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, मास स्पेक्ट्रोमीटर एनालिसिस, ड्रग डिजाइन, एस्ट्रोनॉमिक डिस्कवरी। ठीक है, ये है हमारे को ह्यूमन एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स ह्यूमन एक्सपर्टाइज, वो क्या है, फेस, हैंड राइटिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, ड्राइविंग ए कार, फ्लाइंग ए प्लेन। तो ये क्या है, अगर ह्यूमन एक्सपर्टाइज है तो ये जल्दी से मशीन को सिखा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम धीरे धीरे मशीन सीख जाएगी। फिर आता है रैपिडली चेंजिंग फेनोमेना, जैसे क्रेडिट स्कोरिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, डायग्नोसिस, फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है, फिर आता है हमारा नीड फॉर कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइज न्यूज रीडर, मूवी बुक रिकमेंडेशन। ये हमारा उसके लिए हमारे को आ, बता सकता है। अब बेनिफिट्स ऑफ एमएल ओवर रूल बेस्ड। ठीक है, एमएल का क्या बेनिफिट है रूल बेस्ड के ऊपर। ठीक है, प्रॉब्लम्स फॉर विच एक्सिस्टिंग सॉल्यूशन रिक्वायर a lot of hand tuning और long list of rules, one ml algorithm can often simply code and perform better। ठीक है, तो एक चीज को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स लिखने पड़ेंगे, यानी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जबकि एमएल उसे सिंपली कोड में कर सकता है। ठीक है, रूल बेस्ड कंपैरिजन में। Complex problem for which there is no good solution at all, using a traditional approach the best ML technique can find a solution। जहाँ पे बाकी एल्गोरिथम सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, वहाँ पे ये हमारी एमएल एल्गोरिथम फाइंड कर सकती है। फिर आता है फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट्स, ये एमएल सिस्टम कैन अडेप्ट टू न्यू डेटा। ठीक है, वो इन्वायरमेंट अगर फ्लक्चुएट करता है तो एमएल और अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा न्यू डेटा पे। गेटिंग इनसाइट अबाउट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, फिर आती है हमारी एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस के अंदर हमारा देखा जाए तो ये एक डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, इमेज रिकॉग्निशन, ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, टेक्स्ट एंड स्पीच रिकॉग्निशन, मेडिकल डायग्नोसिस, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, सर्च इंजन रिजल्ट, ट्रैफिक प्रिडिक्शन। तो ये क्या रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस है जो कि हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज करते हैं। ठीक है, ये जो हम मशीन लर्निंग से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये सब मशीन लर्निंग कर सकती है। मशीन लर्निंग इज प्राइमरली कंसर्न विद द एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मशीन लर्निंग इन ए नटशेल। ठीक है, एवरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हैज थ्री कंपोनेंट्स, एक होता है रिप्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन, ऑप्टिमाइजेशन। रिप्रेजेंटेशन में होते हैं सेट ऑफ रूल्स, लॉजिक्स एंड प्रोग्राम। इंस्टेंसेस होते हैं ग्राफिकल मॉडल्स होते हैं जिसमें बेस और मार्कअप नेट्स आते हैं। न्यूरल नेटवर्क होते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इवैल्यूएशन में क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, रिकॉल, सेंसिटिव टू पॉजिटिव रेट, स्पेसिफिसिटी, एरर रेट, आरओसी, स्क्वायर्ड एरर, लाइक्लीहुड। फिर आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में आता है कॉम्बिनेटोरियल ऑप्टिमाइजेशन, एग्जांपल ग्रीडी सर्च, फाइंड एन ऑप्टिमल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑप्टिमाइजेशन में हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कोई एल्गोरिथम से। ठीक है, और फिर आता है हमारा कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। तो ये है हमारे तीन तरीके मशीन लर्निंग को समझाने के, रिप्रेजेंटेशन, इवैल्यूएशन और ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और मैं आपको बता दूं और भी चीजें जो हम रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। हम सपोर्ट वेक्टर मशीन का यूज कर सकते हैं, मॉडल असेंबल्स कर सकते हैं, और डिसीजन ट्रीज, ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, और जो कि हमारा दूसरा था इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर हमारा एक बचता है पोस्ट, आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, कॉस्ट, यूटिलिटी, मार्जिन, स्पेसिफिसिटी और एफ स्कोर, ये आता है हमारा इसमें। उसके अंदर हमारा आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन में ग्रेडियंट डिसेंट, फाइंडिंग द मिनिमम ऑफ ए फंक्शन। कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइजिंग एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन दोज वेरिएबल। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए मशीन लर्निंग इन नटशेल। अब आता है डोमेन ऑफ एमएल। डोमेन ऑफ एमएल का देखा जाए तो हमारा आता है, अब मैं इस डायग्राम को पूरा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस डायग्राम को आपको देख के पता लगेगा कि मशीन लर्निंग
इसमें देखिए क्या है, एक तो हो गई हमारी सुपरवाइज लर्निंग, एक है अनसुपरवाइज लर्निंग, और तीसरी है हमारी री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में बताया आपको लेवल डेटा होना चाहिए, ठीक है, जो कि उसमें दो टेक्निक यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, अगर हमें फ्रॉड डिटेक्शन करना है, इमेज क्लासीफाई करनी है, कस्टमर डिटेंशन करना है और डायग्नोसिस करना है, ये आ गया हमारा क्लासिफिकेशन में। रिग्रेशन में क्या आ गया, एडवर्टाइज, पॉपुलैरिटी प्रिडिक्शन, वेदर फोरकास्टिंग, मार्केट फोरकास्टिंग, एस्टिमेटिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन ग्रोथ प्रिडिक्शन, ये आ गया हमारा रिग्रेशन में। फिर अनसुपरवाइज में आता है हमारा क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग में आते हैं रिकमेंडर सिस्टम, टारगेट मार्केटिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन। फिर आता है डायमेंशनलिटी, रिडक्शन में आता है हमारा मीनिंगफुल कंप्रेशन, बिग डेटा विजुअलाइजेशन, स्ट्रक्चर डिस्कवरी और फीचर एलिसिटेशन, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, मशीन लर्निंग सुपरवाइज और अनसुपर। फिर हमारी तीसरी टेक्निक है री इन्फोर्समेंट लर्निंग, जिसमें आते हैं रियल लाइफ डिसीजन, रियल टाइम डिसीजन, गेम, एआई गेम, रोबोट नेविगेशन, लर्निंग टास्क और हमारा स्किल एक्विटेशन, ठीक है, ये हमारे डोमेन ऑफ एमएल, ठीक है। तो ये था। फिर आती है हमारी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। द मशीन लर्निंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड टाइप ऑफ सुपरविजन दे गेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो इसके अंदर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में आता है, पहले तो आता है हमारा लर्निंग प्रॉब्लम्स, हाइब्रिड लर्निंग प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस और लर्निंग टेक्निक्स। तो लर्निंग प्रॉब्लम्स में आते हैं सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, री लर्निंग। हाइब्रिड लर्निंग प्रॉब्लम्स में आते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग, मल्टी इंस्टेंस लर्निंग। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में आते हैं इंडक्टिव लर्निंग, डिडक्टिव लर्निंग, ट्रांसडक्टिव लर्निंग। और हमारे लर्निंग टेक्निक में है मल्टीटास्क लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ट्रांसफर लर्निंग और एनसेम्बल लर्निंग, ठीक है, ये हमारी लर्निंग टेक्निक्स है। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ लर्निंग की लर्निंग के क्या है, ठीक है, लर्निंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, फिर हाइब्रिड लर्निंग प्रॉब्लम्स, उसके अंदर फिर स्टैटिस्टिकल हम इन्फ्रेंस यूज करते हैं, जो कि इंडक्टिव, डिडक्टिव और ट्रांसिटिव। और लर्निंग टेक्निक्स में हमारे मल्टीटास्क, एक्टिव लर्निंग, ऑनलाइन, ट्रांसफर और एनसेम्बल लर्निंग। हाइब्रिड लर्निंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम जानते हैं हाइब्रिड लर्निंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमने लर्निंग प्रॉब्लम में सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट में बात कर रखी है, ठीक है। हाइब्रिड लर्निंग प्रॉब्लम में क्या है, सेमी सुपरवाइज, सेल्फ सुपरवाइज, मल्टी इंस्टेंस लर्निंग। सेमी सुपरवाइज मैंने आपको बता रखा पहले भी, पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो, इट इज a supervised learning where training data consider only few labeled examples and a large number of unlabeled set। मतलब बेसिकली आधे से ज्यादा हमारा अनलेबल्ड ही होता है, कुछ हमारे लेबल्ड होते हैं, तो इसलिए सेमी सुपरवाइज में आते हैं, ठीक है, फ्यू लेबल्ड, बाकी सारे अनलेबल्ड। द सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग रिक्वायर्स ओनली अनलेबल्ड डेटा टू फॉर्मुलेट लर्निंग टास्क सच एज प्रिडिक्टिंग कॉन्टेक्स्ट और इमेज रोटेशन, फॉर विच ए टारगेट ऑब्जेक्टिव कैन बी कंप्यूटेड विदाउट सुपरविजन, ठीक है। सेल्फ सुपरवाइज में कोई सुपरविजन नहीं लगता, सारा डेटा अनलेबल्ड होता है, ठीक है, ओनली अनलेबल्ड डेटा चाहिए। और प्रिडिक्टिंग कॉन्टेक्स्ट और इमेज रोटेशन के लिए हम ये यूज करते हैं, फॉर विच ए टारगेट ऑब्जेक्ट कैन बी कंप्यूटेड विदाउट सुपरविजन। अब आता है मल्टी इंस्टेंस लर्निंग। एन एंटायर कलेक्शन ऑफ एग्जांपल इज लेबल्ड एज कंटेनिंग और नॉट कंटेनिंग एग्जांपल ऑफ ए क्लास, ठीक है। तो सारा लेबल के साथ होता है, ठीक है, लेबल्ड होते हैं और उसमें दो चीज क्लास में डिफाइन होता है, तो कंटेनिंग और नॉट कंटेनिंग ऑफ ए क्लास, बट द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द कलेक्शन आर नॉट लेबल, ठीक है, वैसे लेबल होता है पर इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं क्लास के वो लेबल नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टी इंस्टेंस लर्निंग। फिर आता है हमारा स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस। देखिए अब तीसरा जो होता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में आता है इंडक्टिव, डिडक्टिव और ट्रांसडक्टिव। इंडक्टिव लर्निंग में क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन विच इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन अबाउट द फ्यूचर फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पास्ट। Deduction is the reverse of induction. If induction is going from the specific to the general, deduction is going from the general to the specific, ठीक है। अब इंडक्शन में मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, हाउ टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे अबाउट फ्यूचर ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, ठीक है, जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे फ्यूचर और पास्ट से लेके, तो आएगा इंडक्टिव। फिर रिडक्शन इज द रिवर्स ऑफ इंडक्शन, ये है रिवर्स प्रोसेस डिडक्टिव में। इन इंडक्शन इज गोइंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल, डिडक्शन इज फ्रॉम जनरल टू द स्पेसिफिक, ठीक है, वो स्पेसिफिक से जनरल पे आ रहा है, वो जनरल टू स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है, ये है। फिर आता है हमारा ट्रांसडक्टिव इंडक्शन, deriving the function from the given data, deduction deriving the values of the given function, the point of interest, transduction deriving the values of the unknown function for points of interest from the given data। ये आता है हमारा ट्रांसडक्टिव। फिर आते हैं हमारे लर्निंग टेक्निक, जो कि हमने मल्टीटास्क लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, ट्रांसफर लर्निंग, एनसेम्बल लर्निंग। मल्टीटास्क लर्निंग है, इट इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स फिटिंग अ मॉडल ऑन वन डेटा सेट दैट एड्रेस मल्टीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये है हमारा मल्टीटास्क।
और ऑनलाइन में आता है कि इट इज अ टेक्निक वेयर द प्रोग्राम इज एबल टू क्वेरी अ ह्यूमन यूजर ऑपरेटर ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एम्बिग्विटी ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें जो क्वेरी है ह्यूमन सॉल्व करेगा अगर किसी को दिक्कत आ रही है मशीन को। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग में ट्रेडिशनली मशीन लर्निंग इज परफॉर्म्ड ऑफलाइन एक्टिव लर्निंग के लिए, which means we have a batch of data and we optimize an equation. However, if we have streaming data, we need to perform online learning, so we can update our estimates as each new data points arrives rather than waiting until the end. ठीक है, तो हर एक न्यू पॉइंट पे वो जज करेगा और उस हिसाब से एक्टिव लर्निंग। इसका मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं एक्टिव लर्निंग का, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो लाइव स्ट्रीमिंग में अगर आप कोई डेटा यूज करते हैं किसी और चीज का, जैसे कि आपका हॉटस्टार ने क्रिकेट मैच ले रखा है और आप अपने YouTube चैनल पे डालते हो, तो हर एक पॉइंट पे ये मैचअप करता रहेगा वीडियो की आपकी है कि नहीं। जैसे ही उसे पता लगेगा ये न्यू डेटा ये आपका नहीं है, तो वो आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। ये एक्टिव लर्निंग का पार्ट है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये ऑनलाइन लर्निंग में काम आता है। ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर ए मॉडल is first trained on one task, then some of all the models is used as the starting point for a related task. फिर आता है ensemble learning. The objective of ensemble learning is to achieve better performance with the ensemble of model as compared to any individual model. The in this involves both deciding how to create models used in the ensemble and how to best combine the prediction from the ensemble members. देयर आर फोर मेजर कैटेगरीज। अब कैटेगरीज में आपको बता दूं, सबसे पहले अनसुपरवाइज, अनसुपरवाइज, री इन्फोर्समेंट और सेमी सुपरवाइज। ठीक है, सुपरवाइज में आता था ट्रेनिंग डेटा यू फीड टू द एल्गोरिथम इंक्लूडिंग द डिजायर्ड सॉल्यूशन कॉल्ड लेबल्स। ठीक है, उसको लेबल किया जाता है। ठीक है, अगर आपके सुपरवाइज लर्निंग है तो अनसुपरवाइज में क्या होता है, डेटा लेबल नहीं होता, उसमें क्लस्टरिंग क्लस्टर बनाए जाते हैं या फिर हमारा दूसरी रिडक्शन वाली जो हमारी वो आती है इसमें। ट्रेनिंग डेटा डज नॉट इंक्लूड डिजायर्ड आउटपुट्स। ठीक है, फिर आता है हमारा सेमी सुपरवाइज। ट्रेनिंग डेटा इंक्लूड्स ए फ्यू डिजायर्ड आउटपुट्स, यानी कि मैंने आपको सेमी सुपरवाइज बताया था कि मैक्सिमम सारे अनलेबल्ड ही होती है, कुछ डेटा लेबल कुछ लेबल्ड होते हैं। तो ठीक है, ये है सेमी सुपरवाइज, इसलिए सेमी सुपरवाइज। री इन्फॉर्मेंस है कि रिवॉर्ड्स फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ एक्शन, कि एक रोबोट है, एक मशीन है, उसको एक्शन पे डिपेंड करता है कि उसका सही एक्शन लेता है तो उसे रिवॉर्ड मिलती है, अगर गलत लेता है तो उसको पेनल्टी लगती है। तो ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग है जो कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा वेल पोज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। वेल पोज्ड लर्निंग प्रॉब्लम कहता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस सी इन कॉन्टेक्स्ट टू सम टास्क टी एंड सम परफॉर्मेंस मेजर पी, if its performance on T was measured by P upgrades with experience C. A well-posed learning program has three parameters: the class of the task, the measure of performance to be improved, और sources of the experience. ये आता है हमारा well-posed learning में। अब आता है हमारा सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो मेन टास्क क्या है सुपरवाइज का, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। इन सुपरवाइज लर्निंग द ट्रेनिंग डेटा यू फीड टू द एल्गोरिथम इंक्लूड द डिजायर सॉल्यूशन कॉल्ड लेबल्स। ठीक है, लेबल किया जाता है डेटा को सुपरवाइज लर्निंग में। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में आप डेटा देख सकते हो, यहाँ पे जो भी स्पैम फोल्डर का मैंने एग्जांपल दिया था वो लेवल होता है डेटा को, तो वो न्यू इंस्टेंस पे आके नया क्रिएट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल मैं दिखाऊं, ट्रेनिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इमेजेस साउंड। ठीक है, उसको क्या फीचर वेक्टर, उसको जो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा उसको वेक्टर में कन्वर्ट करता है और फिर मशीन को दिया जाता है लेवल करके। ठीक है, तो फिर मशीन एल्गोरिथम यूज होती है। फिर क्या होता है, जैसे न्यू टेक्स्ट इमेज और साउंड है उसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया, उन वेक्टर से प्रिडिक्टिव मॉडल बनाया और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करके जो प्रीवियस डेटा से किया था उसको एक्सपेक्टेड लेवल किया। तो ये होता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग का एक डायग्रामेटिक व्यू। ठीक है, फिर आता है हमारा, ये आप देख सकते हो, ये है हमारा एग्जांपल किसका, अनसुपरवाइज का। इसके अंदर देख सकते हो ये हमारा इनपुट रो डेटा है, हमने एप्पल की बस वो दी है। ठीक है, बताया नहीं है, इसको लेबल नहीं किया है। फिर इसमें क्या होता है, एल्गोरिथम यूज होती है, प्रोसेसिंग यूज होती है, मॉडल ट्रेंड होता है, और अगर उसे सेम जैसा करेक्टर दिखता है तो बता देता है कि इट इज एन एप्पल। ठीक है, तो इसमें ट्रेनिंग डेटा सेट होता है और डिजायर्ड आउटपुट और सुपरवाइजर इसको ट्रेन करता है, ऐसे करके फिर वो एप्पल को बता पाता है। तो ये है। ठीक है, फिर सुपरवाइज लर्निंग का एक और बता दूं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारे बहुत सारे ये है कार्टून करेक्टर, और हमने इसको करेक्टर को ये बता दिया ये डक है, लेट्स से। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि वो हर एक इमेजेस को जिसके कुछ फीचर्स होंगे, जैसे कि जिसकी डक है तो उसकी ये होगी या उसकी साउंड क्वैक होगी, जो भी वो अगर मशीन को देता है उस हिसाब से जज करके वो सुपरवाइज लर्निंग
टेक्निक से लेबल कर दिया हमने, ये डक है, ये डक है, ये नोट है, डक है, नोट है, डक है। अब उससे जैसी मिलती जुलती इमेज होगी तो उसको बता देगा ये डक है। तो ये प्रिडिक्टिव मॉडल डिजाइन करते हैं ऐसे। हाउ डज सुपरवाइज लर्निंग वर्क? सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम आर गुड फॉर द फॉलोइंग टास्क। पहला क्या है? बाइनरी क्लासिफिकेशन, डिवाइड डेटा इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें ठीक है या तो इसमें क्लासीफाई, दो में क्लासीफाई कर दिया। फिर आता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, चूजेस बिटवीन मोर देन टू टाइप्स ऑफ आंसर, ये हो गया मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। फिर आता है रिग्रेशन मॉडलिंग, प्रिडिक्टिंग कंटिन्यूअस वैल्यू। और फिर आता है एनसेम्बलिंग, जिसमें आता है कंबाइनिंग द प्रिडिक्शन ऑफ मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स टू प्रोड्यूस एन एक्यूरेट प्रिडिक्शन। तो ये हमारा सुपरवाइज लर्निंग के, ठीक है, जो हमें काम आता है। सुपरवाइज लर्निंग के एप्लीकेशन 4, सुपरवाइज लर्निंग इन बैंक, प्रिडिक्ट क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग बैंक में भी यूज होता है, जिसमें कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्रेडिट की जरूरत और क्रेडिट के खर्चे के हिसाब से हम सुपरवाइज लर्निंग करके उसको बता सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का वर्थीनेस कितनी है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग एप्लीकेशन 1, सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग इन हेल्थ केयर, प्रिडिक्ट पेशेंट रीडमिशन रेट्स। तो इसमें क्या है? अ टिपिकल सुपरवाइज लर्निंग टास्क इज क्लासिफिकेशन। द स्पैम filter is a good example of this, is trained by with many examples email along with their class, and it must learn how to classify new emails. Another typical example या task is to predict a target numerical value such as a price of car given set of feature, mileage, age, brand is etc, called predictors. The sort of task is called regression. ठीक है, इसको हमें शॉर्ट करके अगर हम बता पाते हैं कि इन सब फीचर से कि कार की कार का प्राइस क्या है, या कुछ हमारे जो फीचर है वो टारगेट वैल्यू क्या है, उससे हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये रहा हमारा ग्राफ, जिसके अंदर वैल्यू और फीचर को हमने दो में 2D ग्राफ पे हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद हम वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी प्राइस ऑफ कार क्या होने वाली है। ठीक है, ठीक है, माइलेज, एज, ब्रांड के हिसाब से। टू ट्रेन द सिस्टम यू नीड टू गिव इट मैनी एग्जांपल ऑफ कार्स इंक्लूडिंग बोथ देयर प्रेडिक्टर्स एंड देयर लेबल। तो इसका क्या है? हर कार का हमारा प्राइस का लेबल होगा और साथ में उसके मिलता जुलता होगा, तो वो कार के रेट प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकता है। ठीक है, रिग्रेशन टेक्निक से। In machine learning, an attribute is a data type, example mileage. While a feature has several meaning depend on the context, but generally means an attribute plus its value. Mileage जैसे कि 15,000 है, many people use the words attribute and feature interchangeably through। ठीक है, या तो फीचर यूज करते हैं, माइलेज यूज करते हैं, और उससे बहुत सारी चीजों को हम जज करते हैं। नोट दैट सम रिग्रेशन एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल। ठीक है, तो जो हमारी रिग्रेशन एल्गोरिथम है वो क्लासिफिकेशन में यूज होती है, क्लासिफिकेशन एज वाइस वर्सा, और क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में यूज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एज इट कैन आउटपुट ए वैल्यू फॉर दैट correspond टू द probability of belonging to a given class, example 20% chance of being spam। तो ये क्या है कि हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हम वैल्यू निकालते हैं, तो वो हम क्लासीफाई करते हैं इन रिग्रेशन टेक्निक। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों जगह यूज हो सकती है। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम जो कि केनन, के नियरेस्ट नेबर, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट फैक्टर, मशीन डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, सम न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर कैन बी अनसुपरवाइज सच एज ऑटो encoders and restrict Boltzmann machine. They can also be a semi-supervised such as in deep belief network and unsupervised pre-training। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क अनसुपरवाइज हो सकती है। ठीक है, ये सेमी सुपरवाइज हो सकते हैं। तो ये मैं बताऊं आपको, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच लेने वाले थे। कि अनसुपरवाइज लर्निंग मेन टास्क क्या होता है? इसका क्लस्टरिंग करना, डायमेंशनलिटी रिडक्शन करना, विजुअलाइजेशन, एनोमली डिटेक्शन, नोवेल्टी डिटेक्शन एंड एसोसिएटेड रूल लर्निंग। ये आता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग में। इन अनसुपरवाइज लर्निंग द ट्रेनिंग डेटा इज अनलेबल्ड, द सिस्टम ट्राइज टू लर्न विदाउट ए टीचर। ठीक है, इसमें जो टीचर के बिना बिना सुपरविजन के लर्न करता है, बिना लेबल के। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल दूं तो ठीक है, इसमें भी न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इमेज साउंड होती है, उसको फीचर वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर मॉडल करते हैं और लाइक्लीहुड और क्लस्टर बनाते हैं, क्लस्टर आईडी या बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, और एमएल जैसे कि हमारा सुपरवाइज था वैसे ही था, पर यहाँ पे अनलेबल डेटा है, वहाँ पे लेबल डेटा था, इतना फर्क है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमने इनको क्लस्टर बना दिया कि एप्पल का एक क्लस्टर, बनाना का एक क्लस्टर और मैंगो का एक क्लस्टर। ठीक है, तो ये अननोन आउटपुट है, इन पर लेबल कुछ नहीं किया है, ये इंटरप्रेट करेगा, एक एल्गोरिथम यूज होती है, प्रोसेस करने के बाद ये हर एक चीज को अलग अलग क्लस्टर कर देगा। तो ये होगा हमारा अनसुपरवाइज कंपेयर टू सुपरवाइज में। तो अनसुपरवाइज लर्निंग का एप्लीकेशन वन है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग बैंक में यूज होती है कि कस्टमर्स का बिहेवियर करेक्टरिस्टिक
फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये कितने अमाउंट, अगर कोई कस्टमर इतने रुपए 2,000 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है, बाकी अकाउंट में बहुत कम कर रहा है, तो एक क्लस्टर बना देता है कि ये सारे कस्टमर इस रेंज में करते हैं, कि ये ज़्यादा कम खर्चा करते हैं, ये हाउस वाइफ का अकाउंट है या फिर ये किसका अकाउंट है, टीचर्स का अकाउंट है, तो ये सबको क्लस्टर बनाने में काम आता है अनसुपरवाइज लर्निंग का, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग इन रिटेल रिकमेंड प्रोडक्ट टू कस्टमर बेस्ड ऑन पास्ट परचेज, अगर किसी प्रोडक्ट को पास्ट में परचेज किया तो उसके बेसिस पे वो अनसुपरवाइज लर्निंग कस्टमर को बताता है। हाउ डज अनसुपरवाइज लर्निंग वर्क? Unsupervised learning algorithm are good for the following tasks. Let's say clustering है, anomaly detection है, associated mining है और dimensionality reduction है। Clustering में क्या है? Splitting the dataset into group based on similarity. Clustering is a method of grouping the object into cluster such that objects with more similarities are in one group and these objects are different with the objects of another group. Identifying unusual data points in a data set, anomaly detection में करते हैं हम। और associated mining में क्या करते हैं? ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है, एनोमली डिटेक्शन और ये सब कुछ, क्योंकि मैंने पहले पीडीएफ जो थी उसमें मैंने आपको बताया था। डैम एसोसिएटेड माइनिंग में कहता है कि आइडेंटिफाई सेट्स ऑफ आइटम्स इन ए डेटा सेट दैट फ्रीक्वेंटली ऑकर टुगेदर, एंड एसोसिएटेड रूल इज बेस्ड फॉर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन द लार्ज डेटाबेस, इट डिटरमाइन द सेट ऑफ आइटम दैट अकर टुगेदर इन द डेटा सेट। फिर आता है हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल, बस हम ये कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो डायमेंशनलिटी रिडक्शन में। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया क्लस्टरिंग है, और दूसरी है विजुअलाइजेशन एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो क्लस्टरिंग में आती है हमारी केस मींस, डीबी स्कैन और हायरार्किकल एससीए, हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस, और विजुअलाइजेशन उसमें आती है पीसीए यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और कर्नल पीसीए। अब क्लस्टरिंग के एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल फॉर क्लस्टरिंग है, से यू हैव ए लॉट ऑफ डाटा अबाउट ब्लॉग विजिट, ठीक है, तो मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके ब्लॉग पे किस टाइप के विजिटर्स आते हैं, आप उसका क्लस्टर बना सकते हैं कि वो किस रेंज में आते हैं, कि वो मेल कितने हैं, 40% मेल है, 60% फीमेल है, उस 40% मेल में किस टाइम पे वीकेंड पे ज़्यादा देखते हैं, उस पर कहते हैं, तो उस हिसाब से आप ब्लॉग को उस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में बताया, यू वॉन्ट टू रन ए क्लस्टरिंग एल्गोरिथम टू ट्राई टू डेटा ग्रुप ऑफ सिमिलर विजिटर, ठीक है, तो हमारे विजिटर्स कैसे आते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लस्टर बनाया, ये अलग तरीके के पीपल हो गए, ये दूसरे तरीके के पीपल हो गए, तीसरे तरीके के फोर, लेट से ये दूसरे तरीके के किड्स है जो कि ओनली कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, और जो ये हमारे साई-फाई पढ़ने चाहते हैं, ये यंग पॉपुलेशन है, तो इस हिसाब से हमने क्लस्टर बना दिया, उस हिसाब से हम विजिटर्स उसी टाइम पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। एट नो पॉइंट यू विल टेल द एल्गोरिथम ग्रुप ए विजिटर बिलोंग टू इट फाइंड दोज कनेक्शन विदाउट योर हेल्प। फॉर एग्जांपल इट माइट नोटिस दैट 40% ऑफ विजिटर्स आर मेल हु हैव लव कॉमिक एंड जनरली रीड योर ब्लॉग इन द इवनिंग, तो जो बंदे इवनिंग में ब्लॉग पढ़ते हैं और कॉमिक बुक पढ़ते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको इवनिंग में ही मैं वो ब्लॉग लिखो उसके बारे में, ठीक है। वाइल 20% आर यंग साई फाई लवर्स हु विजिट ड्यूरिंग वीकेंड, अब 20% पीपल है वो सिर्फ साई फाई पढ़ते हैं, वो भी वीकेंड्स पे, तो मैं वीकेंड पे ही ये पब्लिश करूंगा साई फाई के लिए। इफ यू यूज ए हायरार्किकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम इट मे बी सब डिवाइड ईच ग्रुप इनटू स्मॉलर ग्रुप, दिस मे हैव यू टारगेट योर पोस्ट फॉर ईच ग्रुप, ठीक है, ये था सिंपल क्लस्टरिंग, लेकिन मैं बताया हायरार्किकल क्लस्टरिंग में और ग्रुप बनते हैं, सब डिवाइडेड किया जाता है। फिर आता है हमारा विजुअलाइजेशन, जिसमें आते हैं आउटपुट 2D और 3D रिप्रेजेंटेशन। तो visualize algorithm are also good examples of unsupervised learning. You feed them a lot of complex and unlabeled data and they output a 2D or 3D representation of your data that can easily be plotted. These algorithms try to preserve as much structure as they can. Example, try to keep separate cluster in the input space from overlapping in the visualization. So you can understand how the data is organized and perhaps identify unsuspected patterns. तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है, वो डेटा को 2D और 3D रिप्रेजेंट कर देता है, और कोशिश करता है कि स्ट्रक्चर जो है उसका, वो उसको देख के आप समझ पाओ कि डेटा ऑर्गेनाइज है और आइडेंटिफाई कर पाओ कि अनसस्पेक्टेड पैटर्न्स है, तो ये चीज़ हमारा विजुअलाइजेशन में होता है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था कि लेट से हमने इस डेटा से हमें एक कलर से हमने रिप्रेजेंट किया, तो हमें साफ पता चल रहा है कि जो ये येलो और ग्रीन ज़्यादा कलर रहा है, तो येलो और ग्रीन ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑटोमोबाइल और ट्रक के लिए, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ऑटोमोबाइल और ट्रक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे को ऑटोमोबाइल और ट्रक की अगर कोई फैक्ट्री लगानी हो तो मैं कोशिश करूंगा इस रीजन में करूंगा, तो इससे ये एक पता लगता है कि मैं विजुअलाइजेशन से ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करके कैसे बता, जैसे कि यहाँ पे पूरा ये वाला रीजन है पिंक कलर का, तो पिंक कलर का यानी कि यहाँ पे
जो है डॉग और या डियर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे मैं हेल्थ केयर खोलूँ डॉग्स के लिए या उनके लिए। तो ये सब चीज़ मेरा डेटा रिप्रेजेंट करने का वे है। ठीक है, फिर आता है हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन। A related task is dimensionality reduction in which the goal is to simplify the data without losing too much information। हम डेटा को सिंप्लीफाई करेंगे पर कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन लूज ना हो। वन वे टू do this is to merge several correlated feature into one। फॉर एग्जाम्पल है कार माइलेज वे भी वेरी कोरिलेटेड विद दिस रेट्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा डायमेंशन रिडक्शन में चीजों को मर्ज करके बाकी चीजों को रिमूव करूं। सो द डायमेंशनलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम विल मर्ज देम इनटू वन फीचर दैट रिप्रेजेंट द कार्स वियर एंड टीयर। तो वियर एंड टीयर के हिसाब से मैंने एक दो फीचर को मिक्स कर दिया, एज और माइलेज को। दिस इज कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ये था हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन में। इट इज ऑफन ए गुड आइडिया ट्राई टू रिड्यूस द डायमेंशन of your training data using a dimensionality reduction algorithm before you feed it to another machine learning algorithm such as a supervised learning algorithm. It will run much faster, the data will take up less disk space, memory space, and in some cases it may also perform better। देखिए, सुपरवाइज लर्निंग को अगर हम डेटा लेबल करके देती है, ऊपर से हमने डायमेंसिटी रिडक्शन करके और डेटा को रिड्यूस कर दिया है, उसके बाद देंगे तो और अच्छा परफॉर्म करेगा, उससे हमारी मेमोरी और स्पेस बच जाएगा। फिर आता है हमारा एनोमली डिटेक्शन। एनोमली डिटेक्शन में क्या है, येट अनदर इंपॉर्टेंट अनसुपरवाइज टास्क इज एनोमली डिटेक्शन। For example, detecting unusual credit card transaction to prevent fraud, catching manufacturer defects, or automatically removing outliers from a data set before feeding it to another learning algorithm। तो ये हमारा काम आएगा कि हमें आप फ्रॉड को रोकना है या फिर ऑटोमेटिकली रिमूविंग आउटलायर्स को करना है या बिफोर फीडिंग इट अनदर टू अनदर लर्निंग एल्गोरिथम। तो ये हमारा क्या है, अनमली हटाने का एक अनसुपरवाइज लर्निंग का एक और टास्क है। ठीक है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को वो कर सकते हैं। द सिस्टम इज शोन मोस्टली नॉर्मल इंस्टेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, सो इट लर्न्स टू रिकॉग्नाइज देम एंड व्हेन इट सीज अ न्यू इंस्टेंस इट कैन टेल वेदर इट लुक लाइक अ नॉर्मल वन और वेदर इट लाइक एन एनमली। ठीक है, आप इस ग्राफ में देख सकते हो, जब भी कोई न्यू इंस्टेंस आएगा तो वो दो चीज में डिवाइड कर देगा, या तो नॉर्मल होगा या एनमली। तो अगर वो एनमली आया तो हमें पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है, सिस्टम में गड़बड़ है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, या फिर ठीक है उनने आउटलायर्स को रिमूव कर दिया। तो ये सब चीज हमारा एनोमली उसमें आएगा डिटेक्शन में। फिर आता है हमारा नोवेल्टी डिटेक्शन। ये वेरी सिमिलर टास्क इज novelty detection। The difference is that novelty detection algorithm expect to see only normal data during training। ये सिर्फ नॉर्मल डेटा पे काम करता है, जबकि anomaly detection algorithm है वो बहुत टॉलरेंट है। दे कैन ऑफन परफॉर्म वेल एंड इवन विद ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ आउटलाइन इन द ट्रेनिंग सेट। अगर हल्का सा भी परसेंटेज आउटलायर्स में होगा ना ट्रेनिंग सेट में, तो वो उसको फाइंड आउट कर लेगा anomaly detection, जबकि नोवेल्टी सिर्फ नॉर्मल डेटा पे लगता है। फिर आता है एसोसिएटेड रूल लर्निंग। अनदर कॉमन अनसुपरवाइज्ड टास्क इज एसोसिएटेड रूल learning in which the goal is to dig into large amount of data and discover interesting relation between attributes। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में लगता है और ना और एट्रीब्यूट्स के बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप फाइंड करता है एसोसिएटेड रूल लर्निंग। फिर आता है हमारा एग्जाम्पल देखें तो सपोज यू ओन ए सुपरमार्केट। अगर आप सुपरमार्केट को ओन करते हैं, रनिंग एन एसोसिएशन रूल ऑन योर सेल्स। अगर मैं एसोसिएशन रूल लगाता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि जो प्रोडक्ट जैसा जैसा उसके साथ वाला प्रोडक्ट सेम सा रख दूंगा कि कस्टमर का ध्यान उस दूसरे प्रोडक्ट पे जाए, तो साथ में दोनों प्रोडक्ट खरीद ले। जैसे कि अगर मेरी कोल्ड ड्रिंक की मैंने एक ब्लॉक में कोल्ड ड्रिंक रख रखी है, तो मैं कोशिश करूंगा साथ में आप कुछ ऐसी चीज लगाऊं लिक्विड आइटम ही, जिससे कि वो दूसरा भी परचेज करके देखे। ठीक है, और या फिर मैं कुछ ऐसा लगाऊं कि कुछ खाने का आइटम कि जिस हिसाब से वो कोल्ड ड्रिंक के साथ लिया जाए, जो ऐसे हम करते हैं एसोसिएशन रूल। ठीक है, इसमें लिखा है एग्जांपल, ओनली सेल लॉग में रिवील दैट पीपल हु परचेज बारबेक्यू सॉस एंड पोटैटो चिप्स आल्सो टेंड टू बाय स्टिक। अगर कोई बारबेक्यू सॉस पोटैटो चिप्स लेता है तो बाद में हम मैं स्टिक को बाजू में लगा सकता हूँ, जिससे कि दे यू वांट टू प्लेस दिस आइटम क्लोज टू ईच अदर, जिससे कि ये खरीदने के चांस बढ़ जाए। फिर आता है हमारा सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सम एल्गोरिथम कैन डील विद partially labeled training data, usually a lot of unlabeled data and a little bit of labeled data। this is called semi supervised learning। और इसके अंदर आप देख सकते हो सुपरवाइज लर्निंग में हमारा क्या था, सारा डेटा लेबल्ड होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या था, हमारा कुछ हमारा अनलेबल्ड होता है। ठीक है, इसमें हमारा क्लस्टर बन गए, इसमें हमने रिग्रेशन और क्लासीफाई कर दिया सुपरवाइज में। अब ये क्या सेमी सुपरवाइज जिसमें हम दोनों करते हैं, जिसमें हमारे क्लस्टर भी बनेंगे और हमारे क्लासीफाई भी होंगे। तो ये हमारा सेमी सुपरवाइज लर्निंग का एक ग्राफिकल व्यू है। फॉर एग्जांपल सच एज गूगल फोटोज। फोटोज जो गूगल फोटोज हम लेते हैं वो सेमी सुपरवाइज लर्निंग का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। लेट्स से कोई आपका कोई दोस्त
बिल्कुल सेम उसकी फोटो अगर आपने उस पर लेबल कर दिया कि ये मेरा दोस्त है, इसका नाम अमित है, तो वो गूगल फोटोज उसको रिकॉग्नाइज करके एक ही फोल्डर में सारी उसकी जैसी इमेज डाल देगा। तो ये है एक रिकॉग्नाइज करने का सही तरीका सेमी सुपरवाइज लर्निंग में। तो फॉर एग्जांपल सच एज गूगल फोटोज आर गुड एग्जांपल ऑफ दिस। वंस यू अपलोड ऑल योर फैमिली फोटोज टू द सर्विस, इट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज दैट द सेम पर्सन is shown up in photos 1, 5 and 11, while another person B shows up in photos 2, 5 and 7. This is the unsupervised part of the algorithm clustering. Now all the system need is to tell who these people are, just one label per person, 4, and this is able to name everyone in every photo, which is useful for searching photos। ठीक है, तो ये क्या अनसुपरवाइज में हमने लेबल नहीं किया। अगर हम उस फोटो पे लेबल कर दे एक भी, तो सब फोटोज को लेबल कर देगा, तो उससे एक एक सुपर सेमी सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट बनता है, एग्जांपल है। ठीक है, मोस्ट सेमी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम आर कॉम्बिनेशन ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग एंड सुपरवाइज एल्गोरिथम। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज ए वेरी डिफरेंट बीस्ट। द लर्निंग कॉल्ड एज एन एजेंट, इसके अंदर एक एजेंट काम करता है, कैन ऑब्जर्व द environment, select and perform action and get rewards in return or penalties in form of negative flow। तो अगर वो एजेंट अगर कुछ गलतियां करता है तो उसे पेनल्टी मिलती है, और अगर वो कुछ एक्शंस करता है तो उस पर रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर रोबोट है, अगर वो एक तरफ पानी रखा दूसरी तरफ आग, अगर वो फायर की तरफ जा रहा है तो वहां पे एक उसको पेनल्टी मिलेगी, तो उसको अगली बार वो काम नहीं करेगा कि फायर को छूने का। तो उसको पता है कि ये जो पानी है इसको मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, और फायर छूने से पेनल्टी मिला, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो सही हो जाएगा। इट मस्ट लर्न बाय इटसेल्फ व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी कॉल्ड पॉलिसी। तो जो स्ट्रेटेजी, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी लेगा उसको पॉलिसी कहती है, टू गेट द मोस्ट रिवॉर्ड ओवर टाइम, क्योंकि उसे पॉलिसी रखना है जिससे कि उसे रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिले। अब पॉलिसी को डिफाइन करें तो व्हाट एक्शन द एजेंट शुड चूज व्हेन इट इज गिवन इन सिचुएशन, ये होती है पॉलिसी। फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का आता है, इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट विच आर इन्वायरमेंट और लर्निंग एजेंट। इसमें क्या, ये देखिए हमारा एजेंट है, ये एजेंट एक एक्शन परफॉर्म करेगा, वो इन्वायरमेंट के बेसिस पे वो रिवॉर्ड या फिर पेनल्टी लेगा। तो रिवॉर्ड और एक स्टेट, तो ये हमारा एक डायमेग्नेटिक व्यू है। लर्निंग एजेंट टास्क एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो अब मैं इस एग्जांपल में आपको क्लियर बता सकता हूँ। इसमें आप देख सकते हो ये रहा रोबोट जो मैंने एग्जांपल दिया था, या फायर है या वाटर है। अगर वो फायर की तरफ जाता है -50 पॉइंट, तो नेक्स्ट टाइम वो अवॉइड करेगा। तो इसके अंदर हमारी स्टेप बताऊँ तो पहले ऑब्जर्व करता है, फिर सेलेक्ट एक्शन यूजिंग पॉलिसी, फिर एक्शन लेता है, फिर गेट रिवॉर्ड और पेनल्टी, फिर अपडेट पॉलिसी करता है, इटरेट अंटिल एन ऑप्टिमल पॉलिसी इज फाउंड। ठीक है, तो उसको इटरेट करता है। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का आप देख सकते हो, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ये सुपरवाइज लर्निंग का, कि एप्पल को रिकॉग्नाइज करता है। अब इसके अंदर बीच में हमने डाल दिया रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, अब क्या है, अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग से एक एजेंट है, उसे रिवॉर्ड और उसको पेनल्टी मिलेगी सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम बेस्ट एक्शन एनवायरनमेंट पर डिपेंड करके, और फिर वो चूज करता है कि ये एप्पल है कि नहीं है। तो ये है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि हमने सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज के बीच में लगा दिया था, जो कि डेटा सेट समझने के लिए। रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजेस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज यूज इन सच एरियाज, रोबोटिक्स में यूज होता है, वीडियो गेम प्ले में, रिसोर्स मैनेजमेंट में। रोबोट्स कैन लर्न परफॉर्म टास्क द फिजिकल वर्ल्ड यूजिंग द टेक्निक। Reinforcement learning has been used to teach robots to play a number of video games। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट, गिवन फाइनाइट सोर्सेज एंड ए गोल, reinforcement learning can help to allocate resources। ठीक है, अब मैंने आपको बताया मशीन लर्निंग को तीन में डिवाइड किया था, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज में क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, एस्टिमेशन। अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग और प्रिडिक्शन, और इसमें था डिसीजन मेकिंग रीइंफोर्समेंट में। इसके अंदर मैंने इसकी एल्गोरिथम बताई थी, न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट फैक्टर, मशीन बेस्ड नेटवर्क्स। इसमें थी अनसुपरवाइज में के मींस, गौसियन, मिक्सचर मॉडल, डिक्लेयर्ड प्रोसेस, मिक्सचर मॉडल। इसके अंदर है रीइंफोर्समेंट, क्यू लर्निंग, आर लर्निंग, टीडी लर्निंग। तो ये था हमारे मशीन लर्निंग के टाइप्स। तो अब आता है, फिर आता है बैच लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग। बैच लर्निंग में क्या है, द सिस्टम इज इनकेपेबल ऑफ लर्निंग इंक्रीमेंटली। तो वो जो सिस्टम है वो इनकेपेबल है, ठीक है, इंक्रीमेंटल रनिंग के लिए। ठीक है, इट मस्ट बी ट्रेन यूजिंग ऑल द अवेलेबल डेटा, जो उसको डेटा दे रखा है उसी से ही उसे परफॉर्म करना है, तो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है। दिस विल जनरेट जनरली टेक ए लॉट ऑफ टाइम एंड कंप्यूटिंग रिसोर्स, सो इट इज टिपिकली डस ऑफलाइन। तो ये ऑफलाइन किया जाता है। फर्स्ट द सिस्टम इज ट्रेन एंड देन इज लॉन्च इनटू प्रोडक्शन एंड रन्स विदाउट लर्निंग एनीमोर, इट जस्ट अप्लाई व्हाट इट हैज लर्न, दिस इज कॉल्ड ऑफलाइन लर्निंग। अब फिर आता है हमारा ऑनलाइन लर्निंग। इन ऑनलाइन लर्निंग यू ट्रेन द सिस्टम इंक्रीमेंटली बाय फीडिंग इट डाटा इंस्टेंस सीक्वेंसली, आइदर इंडिविजुअली और बाय सम ग्रुप्स कॉल्ड मिनी बैचेस। तो मिनी बैचेस में हम थोड़ा थोड़ा दे के उसको इंक्रीमेंटली ट्रेन करते रहते हैं, जबकि उसके अंदर हम सीक्वेंसली डाटा नहीं देते। ठीक है, ईच लर्निंग स्टेप इज फास्ट एंड चीप, सो द सिस्टम कैन लर्न अबाउट न्यू डेटा ऑन द फ्लाई इस एज डेटा। जैसी डेटा आपका न्यू डेटा आता है तभी वो
उस पर एल्गोरिथम रन करने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये न्यू डेटा आया तो ये रन एंड लर्न, फिर ठीक है पहले डेटा था, ठीक है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा से हमने एमएल एल्गोरिथम ट्रेन किया, इवेल्युएट हो गया, ठीक है नहीं हुआ तो वापस से ट्रेन करेंगे, और अगर लॉन्च हो गया तो उसको रन फिर से रन एंड लर्न करते रहेंगे क्योंकि नया डेटा के साथ काम करता रहता है। तो ये है सिक्वेंसली डेटा आता रहता है। ये हमारा ऑनलाइन लर्निंग का एग्जाम्पल। फिर आता है हमारा यूजिंग ऑनलाइन लर्निंग टू हैंडल ह्यूज डेटा बेसिस। अब क्या है इसमें लोड्स ऑफ डेटा है, इसको चॉप इनटू पीसीस, छोटे छोटे पीस में कर दिया, वो एक डेटा के लिए यहाँ पे बहुत सारे डेटा है। फिर हमारा क्या ट्रेन करेगा ऑनलाइन एमएल एल्गोरिथम, ठीक है फिर क्या करेगा इवेल्युएट करेगा, अगर उसमें एरर आता है फिर स्टडी करेगा प्रॉब्लम को, फिर से ट्रेन करेगा, और बाकी ये सब कुछ डेटा को छोटा छोटा करके लास्ट में लॉन्च कर देता है। तो ये हमारा ऑनलाइन लर्निंग टू हैंडल ह्यूज डेटा सेट। वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम इज हाउ फास्ट दे शुड अडॉप्ट टू चेंजिंग डेटा, दिस इज कॉल्ड लर्निंग रेट। ठीक है जितनी जल्दी वो चेंज कर पाएगा उसको लर्निंग रेट कहते हैं, कि कितना फास्ट वो अडेप्ट कर पाता है। इफ यू सेट ए high learning rate then your system will rapidly adapt to new data but it will also tend to quickly forget the old data। ठीक है वो जितनी जल्दी वो उसका हाई लर्निंग रेट होगा तो वो न्यू डेटा को ध्यान रखेगा और जो फॉरगेट कर देगा अगर पुराना डेटा है। तो इसलिए क्या यू डोंट वांट अ स्पैम फिल्टर और फ्लैग ओनली द लेटेस्ट काइंड ऑफ स्पैम इट वाज शोन। ठीक है तो वो जल्दी से जल्दी करने के लिए हमें, अगर हमें हाई लर्निंग रेट रखना तो इससे जल्दी जल्दी काम होगा। अगर हम जैसे कि स्पैम फिल्टर है जल्दी से काम करता है एकदम से स्पैम फोल्डर में डाल देता है, तो यहाँ पे हो गया हाई लर्निंग रेट। अब क्या है कन्वर्सली इफ यू सेट ए लो लर्निंग रेट, अगर हमने रेट लर्निंग लो कर दिया द सिस्टम विल हैव मोर इनर्शिया, एक तो उस पर इनर्शिया टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इट विल लर्न मोर स्लोली, बट इट विल ऑल्सो बी लेस सेंसिटिव टू नॉइस इन द न्यू डेटा, क्योंकि अब इसको टाइम बहुत है तो वो नॉइस में आने की सेंसिटिव कम हो जाएगा। ठीक है तो सीक्वेंस ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेटिव डेटा पॉइंट्स आउटलायर्स, ठीक है तो जो आउटलायर्स आएंगे उसको नॉन रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है तो ये है हमारा, ठीक है फिर आता है हमारा इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में क्या आता है, हेयर द सिस्टम, here the system learn the example by heart, then generalize to new cases by comparing them to the learned examples or a subset of them using a similarity measure. For example, the new instance would be classified as a triangle because the majority of the most similar instance belong to that class। ठीक है तो यह इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, इसमें क्या है कि ये बाय हार्ट इसको समझता है सिस्टम, और न्यू टेस्ट केस न्यू केसेस को जनरलाइज करता है। ठीक है अब इसमें एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है, इसमें कोई नया इंस्टेंस आता है तो बेसिकली मेजोरिटी जो थे वो ट्राइंगल थे तो इसने इसको ट्राइंगल में डाल दिया। ठीक है न्यू इंस्टेंस को, यह इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। इमेजिन यू आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। In instance based learning you learn by remembering specific examples, so if you see an apple you remember it an example of what an apple looks like, then what you see another fruit you compare it the example you have seen before to decide what is like saying the new fruit looks a lot like the apples I have seen before so it must be an apple। तो बेसिकली पुराने डेटा के हिसाब से वो रिकॉग्नाइज करेगा कि मेजोरिटी ऑफ डेटा में कि ये जो एप्पल को मैंने रिकॉग्नाइज किया था, तो अब जो नया डेटा सेट आया उसको एप्पल में डाल देगा। अब आता है मॉडल बेस्ड लर्निंग, अनदर वे टू जनरलाइज फ्रॉम ए set of example to build a model of this example the use to make prediction, this is called model based learning। अब मॉडल बेस्ड लर्निंग में क्या है कि देखो यहाँ पे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को एक अलग उसमें डाल दिया है और स्क्वायर्स को अलग में, और मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि नाउ लेट्स से इंस्टेड ऑफ जस्ट रिमेम्बरिंग स्पेसिफिक एग्जांपल यू लर्न ए जनरल आइडिया और मॉडल ऑफ व्हाट मेक्स समथिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ फ्रूट। फॉर एग्जांपल यू माइट लर्न दैट एप्पल्स आर यूजुअली राउंड रेड और ग्रीन and have a stem at the top। With this model in mind, when you see a new fruit, you don't just compare to specific example you have seen before. Instead, you use your understanding of what makes something an apple to decide if it's an apple or not. It's just saying based on what I know about apple, this fruit fits the description, so it's probably an apple। तो इसमें क्या है, हमें कुछ उसका डेटा गिवन है, ठीक है जबकि हमारा इंस्टेंस के अंदर क्या था, सिर्फ एक इंस्टेंस के एक एग्जांपल से समझ रहा था कि ये उसके जैसा दिखता है तो उसमें डाल दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने कुछ डेटा को बता दिया है कि जो एप्पल होगा वो रेड हो सकता है ये हो सकता है, तो अब जब न्यू डेटा आएगा अगर उसके मिलता जुलता होगा कंपेयर करने के बाद वो उसमें डाल देगा। ठीक है तो मेन चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग, सबसे पहले आता है ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। इन शॉर्ट सिंस योर मेन टास्क इज टू selecting our learning algorithm and train it on some data, the two thing can be grow bad algorithm and bad data। अगर हमारी एल्गोरिथम ही गलत है और डेटा ही गलत है तो उससे हमारे एमएल को प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकता है देखिए एग्जांपल्स ऑफ बैड डेटा, अगर डेटा गलत है तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ट्रेनिंग डेटा, अगर हम पे डेटा की जो क्वांटिटी है वो इनसफिशिएंट है,
ठीक है। तो उससे एमएल को सीखने में प्रॉब्लम होने वाली है। फिर आता है नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डाटा। इन ऑर्डर टू जनरलाइज वेल इट इज क्रूशियल दैट योर ट्रेनिंग डेटा बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू केसेस यू वांट टू जनरलाइज। जब उसके बाद न्यू केस आएंगे तो पुराना डेटा एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तभी वो नए केस पे काम कर पाएगा। तो ये चीज। थर्ड आती है हमारी पुअर क्वालिटी डेटा। अगर डेटा की क्वालिटी पुअर है ना, तो उससे भी एक एमएल को प्रॉब्लम आएगी। ऑब्वियसली इफ योर ट्रेनिंग डेटा इज फुल ऑफ एरर, आउटलायर्स एंड नॉइज, एग्जांपल ड्यू टू पुअर क्वालिटी मेजरमेंट, it will make it harder to the system to detect the underlying patterns, so your system is less likely to perform well. This is often harder than it sounds. If the sample is too small, you will have sampling noise. That is non-representative data as a result of chance, but even very large samples can be non-representative if the sampling method is flawed. ठीक है, तो ये है हमारा। फिर आता है हमारा अगर रिलेवेंट फीचर्स हुए तो। अब आता है अगर हमारा एग्जांपल्स ऑफ बैड एल्गोरिथम है। तो overfitting the training data. Overfitting occurs when our machine learning model tries to cover all the data points or more than the required data point present in the given data set. Because of this, the model start catching noise and inaccurate values present in the data set, and all these factors reduce the efficiency and accuracy of the model. Example, the concept of the overfitting can be understood by the below graph of the linear regression. इसमें आप देख सकते हो, ये जो है हमारे डेटा पॉइंट्स, अगर ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर नॉइस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हुई ना, तो वो डेटा को गड़बड़ कर सकता है। ठीक है। ठीक है, अगर वो नॉइस उसको कैच कर लेती है तो वो इनएक्यूरेट वैल्यूज प्रेजेंट करेगा इन डेटा सेट। ठीक है। एज वी कैन सी as we can see that the above graph, the model tries to cover all data points present in the scatter plot. It may looks like efficient, but in reality it is not so, because the goal of regression model is to find the best fit line. ठीक है, बेस्ट फिट लाइन, बट हेयर हैव नॉट गेट एनी बेस्ट फिट लाइन, सो इफ इट विल जनरेट द प्रिडिक्शन एरर। ठीक है, ओवर फिटिंग के इशू से एक प्रिडिक्शन एरर जनरेट करेगा। हाउ टू अवॉइड द ओवर फिटिंग। तो ओवरफिटिंग को अवॉइड करने का पहला तरीका क्रॉस वैलिडेशन। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ ए मशीन लर्निंग मॉडल। इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द डेटा सेट इनटू मल्टीपल सबसेट, ट्रेनिंग द मॉडल ऑन सम ऑफ द सबसेट एंड टेस्टिंग इट ऑन द रिमेनिंग सबसेट। दिस हेल्प टू इवैल्यूएट हाउ वेल द मॉडल जनरलाइज टू न्यू अनसीन डेटा। तो हमें क्या क्या क्रॉस वैलिडेट करना पड़ेगा ओवरफिटिंग को बचाने के लिए। ठीक है, डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीपल सबसेट में, फिर उस पर हमें टेक्निक यूज करनी है। फिर आता है हमारा ट्रेनिंग विद मोर डेटा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करना है डेटा को। एडिंग मोर डेटा टू द ट्रेनिंग सेट कैन हेल्प द मॉडल learn better and generalize well to new data. More data can provide the model with a richer understanding of the underlying patterns in the data, which can help reduce overfitting. फिर आता है रिमूविंग फीचर्स। समटाइम्स हैविंग टू मैनी फीचर्स और वेरिएबल हम यूज करते हैं तो मॉडल कैन लीड टू ओवरफिटिंग। रिमूविंग इरेलेवेंट और रिडंडेंट फीचर फ्रॉम द डेटा सेट कैन सिंप्लीफाई द मॉडल, कैन रिड्यूस ओवरफिटिंग by focusing only on the most feature rules. फिर आता है हम अर्ली स्टॉपिंग द ट्रेनिंग। अर्ली स्टॉपिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड स्टॉपिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस व्हेन द परफॉर्मेंस ऑन ए वैलिडेशन सेट स्टार्ट टू डिग्रेड। This prevent the model from overfitting to the training data by stopping the training process before it starts to memorize noise of the data. फिर आता है हमारा रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन क्या था? इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग बाय एडिंग ए पेनल्टी टर्म टू द लॉस फंक्शन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। द पेनल्टी टर्म डिस्करेज द मॉडल फ्रॉम लर्निंग overly complex pattern in the data which can help improve generalization to new data। तो रेगुलराइजेशन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एनसेम्बलिंग। एनसेम्बलिंग एक टर्म में आपको पता होना चाहिए। एनसेम्बलिंग इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग मल्टीपल मॉडल टू improve performance and reduce overfitting. This can be done by averaging the prediction of multiple models, example bagging, training multiple models independently and combining their prediction, example boosting, or using more complex techniques like random forest or neural network ensemble. Ensembling can help reduce overfitting by combining the strength of different models and reducing the impact of individual models weakness। ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड इशू, अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग को कैसे करेंगे? अंडरफिटिंग होकर व्हेन मशीन लर्निंग मॉडल इज नॉट एबल टू कैप्चर द अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ द डेटा। ठीक है, वो मशीन कैप्चर ही नहीं कर पा रही अंडरलाइंग ट्रेंड ऑफ द डेटा। तो टू अवॉइड अंडरफिटिंग द मॉडल, द फेड ऑफ ट्रेनिंग डेटा कैन बी स्टॉप्ड एट एनी अर्ली स्टेज, ड्यू टू विच द मॉडल में नॉट लर्न इनफ फ्रॉम ट्रेनिंग डाटा। अगर मॉडल लर्न ही नहीं कर पा रहा उस ट्रेनिंग डेटा से, तो वो अंडरफिटिंग का एक इशू बन सकता है। एज अ रिजल्ट इट में फेल टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ द डोमिनेंट ट्रेनिंग डेटा। In the case of underfitting, the model is not able to learn enough from the training data, and hence it reduces and produces unreliable prediction. Example, we can understand the underfitting using below output of the linear regression model। ठीक है, अगर linear regression model के जो आउटपुट है वो कम आता है तो आता है अंडरफिटिंग का इशू। आप इसमें देख सकते हैं, एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव डायग्राम, द मॉडल इज अनएबल टू कैप्चर द डेटा पॉइंट्स
प्रेजेंट इन द प्लॉट। देखिए इसमें साफ दिख रहा है कि लाइन ना कैप्चर नहीं कर पाई डेटा पॉइंट्स को, तो ये आता है हमारा अंडर फिटिंग में। तो हाउ टू अवॉइड द अंडर फिटिंग, बाय इंक्रीजिंग द ट्रेनिंग टाइम ऑफ द मॉडल और बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फीचर। अगर हम फीचर और ट्रेनिंग टाइम मॉडल बढ़ा दे तो अंडर फिटिंग को इशू कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग, ये अंडर फिटिंग है क्योंकि देखिए मॉडल को कैप्चर नहीं कर पा रहा। ये अप्रोप्रिएट फिटिंग है क्योंकि इसमें हमारे मोस्टली सारी डिस्टेंस ट्रैवल कर पा रहा है। ये हमारा ओवर फिटिंग है इसको, क्योंकि इसके अंदर नॉइस आ गई है, क्योंकि कहीं कहीं हमारा ये वाला डेटा भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया ओवर फिटिंग का एग्जांपल। अब टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग, द ओनली वे टू नो हाउ वेल अ मॉडल विल जनरलाइज टू न्यू केसेस इज एक्चुअली ट्राई इट आउट एंड न्यू केस। ये टेस्टिंग करते हैं और वैलिडेट करते हैं। वन वे टू दैट टू पुट योर मॉडल इन प्रोडक्शन एंड मॉनिटर हाउ वेल इट परफॉर्म। दिस वर्क वेल, बट इफ योर मॉडल इज हॉरिबली बैड योर यूजर विल कंप्लेन, नॉट द बेस्ट आइडिया। अ बेटर ऑप्शन इज टू स्प्लिट योर डाटा इनटू टू सेट, द ट्रेनिंग सेट एंड द टेस्ट है। तो देखिए ये था हमारा टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। उसके बाद फिर आता है हमारा as these names imply, you train your model using the training set, you test it using the test set. The error rate on new cases is called a generalization error or out of sample error. By evaluating a model on the test set, you get an estimate of this error. The value tells you how well your model will perform on instance it has never seen before. ठीक है, तो टेस्टिंग और वैलिडेटिंग हमें बार बार करता रहना जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही निकल के आए। इफ द ट्रेनिंग एरर इज लो, अगर ट्रेनिंग एरर लो आता है तो मॉडल मेक्स फ्यू मिस्टेक ऑन द ट्रेनिंग सेट। ठीक है, तो चांसेस है कि मिस्टेक ज्यादा होंगे। बट द जनरलाइजेशन एरर इज हाई, इट मीन दैट योर मॉडल इज ओवर फिटिंग द ट्रेनिंग डेटा। तो देखिए ये है हमारे इशू जो कि हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, तो मशीन लर्निंग का मैंने इसमें सारी टर्मिनोलॉजीज कवर कर दिया। आगे आने वीडियो में और ज्यादा कवर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो।